अंधेरे कमरे में पसरा वो सन्नाटा किसी रूहानी खौफ से कम नहीं था, जिसे रह रहकर यश की भारी और उखड़ी हुई सांसें चीर रही थी। वो अपनी फौलादी पीठ दीवार से सटाए खड़ा था और उसकी आंखों में जो तपिश थी वो पूरे कमरे को झुलसा देने के लिए काफी थी। तुम खुद को समझती क्या हो? क्यों दीवार बन रही हो तुम हमारे बीच? यश की आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर मेरे कानों में किसी गर्म सलाख की तरह उतर रही थी। उसने झटके से मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे अपनी हड्डियां चटकती हुई महसूस हुई। देखो, अगर तुमने जरा सी भी कोशिश की हमें अलग करने की तो कसम खाकर बोल रहा हूँ, एक क्षण नहीं लगेगा मुझे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करने में। समझ लेना। सिर्फ बर्बाद करना ही सिखाया आपने? वर्दी पहली तो क्या आप खुदा हो गए? मैंने चिल्लाकर कहा, पर उसने एक झटके से मुझे पीछे धकेला। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं फर्श पर जा गिरी। मेरे कांच की चूड़ियां चकनाचूर हो गई और खून की बूंदें फर्श पर गिरने लगी। मैं वहां से भागी, पर दरवाजे पर यश की मां की रुंधी हुई आवाज ने मेरे कदम रोक दिए। वो रोते हुए कह रही थी, बेटा, उस दिन तेरी कोई गलती नहीं थी। तू क्यों आज तक खुद को उस हादसे का मुजरिम मानता है बेटा? कब तक सबकी गलतियों की सजा खुद को देता रहेगा? क्या आदमी की यादें तुझे इतना पत्थर बना देंगी कि तू जीना ही भूल जाएगा? मेरे हाथ से खून टपक रहा था, पर मेरे मन में उन सवालों का शोर उससे कहीं ज्यादा था। पर ये नफरत, ये चीखें और ये दीवार, यहाँ तक बात पहुंची कैसे? चलिए आपको शुरू से सुनाती हूँ। मैं सोना, हम एक बहुत ही साधारण और सम्मिलित परिवार से हैं। स्वभाव ऐसा है कि खुद को बच्चों में बच्चा और बड़ों में बड़ा बना लेना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। शायद हमारी इसी स्वभाव की वजह से मोहल्ले के अधिकतर लोग हमें पसंद भी करते हैं। पड़ोस की आंटियों के लिए हम तो ब्यूटी पार्लर गर्ल भी बन जाते हैं। कोई भी त्योहार हो या पूजा, सब हमारे पास ही आती है तैयार होने। हमें भी उन्हें सजा धजा देखकर एक अलग ही सुकून मिलता है। मम्मी तो वैसे भी कहती है कि ये लड़की एक बार शुरू हुई तो बंद ही नहीं होती, बिल्कुल बिना सेल के बाजे की तरह। खैर, दिवाली आ गई है। हर बार की तरह इस बार भी हम सब ने साथ मिलकर रंगोली बनाने, दीप जलाने, नए कपड़े पहनने और सभी के घर जाकर दिवाली की शुभकामनाएं देने का प्लान बनाया है। इसके साथ ही हम उन रक्षकों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारी रक्षा करते हुए शहादत दी है, और उन सैनिकों की सलामती की दुआएं मांगते हैं जो आज भी बॉर्डर पर तैनात है। ये परंपरा हम हर साल अपनी बिल्डिंग के ग्राउंड में निभाते हैं। सेक्रेटरी आंटी ने मीटिंग में बताया कि इस साल 5 नए परिवार आए हैं। नियम के मुताबिक हमें उनके घर जाकर उन्हें खुशियों में शामिल होने का न्योता देना था और सब कुछ समझाना था। इनमें से 2 परिवार फर्स्ट फ्लोर पर, एक थर्ड फ्लोर पर, एक ग्राउंड फ्लोर पर और एक हमारे ही 4th फ्लोर पर आए थे। सभी परिवार मिलनसार थे, लेकिन हमारे फ्लोर पर आने वाला परिवार थोड़ा अलग था। वहाँ सिर्फ माँ और बेटा थे। जब वे शिफ्ट हुए तो आंटी अकेली ही थी। पूछने पर पता चला कि बेटा ड्यूटी पर है, छुट्टी नहीं मिली। मम्मी के कहने पर मैंने और भैया ने उनका पूरा घर सेट करवाया। भैया तो सामान रखवाकर एक दिन में ही चले गए, मगर मैंने आंटी के साथ पूरे एक हफ्ते तक घर की सेटिंग करवाई। आंटी उम्र दराज थी, जल्दी थक जाती थी, पर सारा काम अकेले ही संभालती थी। आंटी को आए हुए 5 महीने ही हुए थे, पर हमारा रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि लगता ही नहीं था कि वे नहीं है। हम अक्सर अपना ज्यादातर समय उन्हीं के घर बिताते थे, मगर अब वहाँ जाने में एक अजीब सी हिचक और असहजता महसूस होती है। वजह सिर्फ इतनी है कि उनके बेटे छुट्टियों पर घर आ गए हैं। आंटी ने बताया कि पूरे 2 साल के बाद उनका बेटा दिवाली उनके साथ मनाएगा, वरना पिछले 2 साल तो उनके बिना ही गुजर गए थे। मैंने भी मनी मन सोचा, ऐसा क्या काम है जो त्योहारों पर भी फुर्सत नहीं मिलती? जिज्ञासावश आंटी से मैं पूछी बैठी, आखिर में करते क्या जो आपको यूं अकेला छोड़ जाते हैं? आंटी ने देखा कि मैं थोड़ी गुस्से में हूँ तो मुस्कुरा कर बोली, उनका काम ऐसा ही है बेटा, वो इंडियन नेवी में है। हम थोड़े चौंके पर सहज होकर घर आ गए। उनके घर से आने के बाद 2 दिन हम बिजी रहे। तीसरे दिन जब मैं आंटी के घर गई और डोरबेल बजाई तो दरवाजा आंटी ने नहीं, उनके बेटे ने खोला। अचानक सामने एक अजनबी को देख मैं ठिठक गई, थोड़ा कतरा गई, मगर फिर सोचा शायद ये आंटी के बेटे होंगे। मैंने धीमे स्वर में पूछा, आंटी हैं? जवाब देने के बजाय उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा खोला और चुपचाप सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगे। उनके इस बर्ताव ने मुझे हैरान कर दिया। मैं जो आंटी के दरवाजा खोलते ही सीधे घर में चली जाया करती थी, उस दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर कदम रखूं। मैं दहलीज पर ही खड़ी रही। जब आंटी आई तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, पर ना जाने क्यों उस दिन मुझे भीतर जाने में झिझक और डर सा महसूस हो रहा था। मैंने बाद में आऊंगी कह दिया और वापस अपने घर आ गई। पहली बार किसी के सामने मैं इतनी असहज हुई थी। नेवी वाले को पहली बार देख रही थी, वो भी ऐसे एकदम नजरों के सामने। वैसे तो हमें आर्मी वाले बहुत पसंद है और उनसे हम कई बार मिले भी हैं, पर नेवी ऑफिसर का ये रफ एंड टफ अंदाज एकदम नया था। सच कहूं तो वो दिखने में डरावने नहीं थे। गोल गेहुआ रंग का भरा हुआ चेहरा, भूरी गहरी आंखें, 6 फीट लंबे, चौड़ा सीना और मस्कुलर बॉडी, एक नॉर्मल इंसान जैसे ही, मगर काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी उनकी। मगर हाँ, बाकियों जैसे चेहरे पर कोई खास रंगत या चमक नहीं थी। मुस्कुराते तो जैसे वो कभी थे ही नहीं, बोलते भी शायद बहुत कम थे। उस दिन तो सच में मैं सोच में पड़ गई थी कि कहीं ये गूंगे तो नहीं है। फिर ख्याल आया, ऐसे कैसे हो सकता है? वे नेवी में जो है, दिवाली की तैयारियों की बात करने दोबारा आंटी के पास तो जाना ही था, पर मन में एक अजीब सा खौफ घर कर गया था कि वे भी वही होंगे। फिर भी अपने कान्हा जी का नाम लिया, कलेजा मजबूत किया और अगले दिन एक बार फिर उनके घर की डोरबेल बजा दी। हमने डोरबेल बजा तो दिए, मगर जाने क्यों आज मन में हमें बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। आंटी जी को आए यहाँ 5 महीने से ज्यादा होने को आए थे, मगर हमें आज से पहले कभी भी उनके घर की डोरबेल बजाते वक्त या उनके घर जाते वक्त इतना अजीब महसूस नहीं हुआ था जितना कि हमें आज लग रहा था। कदम जैसे भारी हो गए थे। वैसे तो हम बातें बहुत करते हैं, इसलिए तो हमारी मम्मी हमें कहती है कि ये लड़की एक बार शुरू हुई तो बंद ही नहीं होती। हमारी सोसाइटी की आंटी लोग तो सोना एक्सप्रेस भी कहती है, और हमारे मंझले भैया तो हमें बिना सेल का बाजा भी बोलते हैं। लेकिन आज वो बाजा जैसे बिल्कुल खामोश पड़ गया था। जब हमने आंटी के घर की डोरबेल बजाई और दरवाजा खुद फौजी साहब ने खोला तो हम उन्हें देखते ही जैसे सुन पड़ गए। हम उनसे क्या बोले ये सोच कर दिमाग खाली हो रहा था, जबकि हमें अच्छी तरह से पता था कि हम उनके घर किसी काम से आए हैं, लेकिन उस पर तय ही नहीं कर पा रहे थे कि इस सख्त इंसान से बातें कैसे शुरू करें। हम बस इधर उधर नजरें घुमाकर उनके कंधे के पीछे झांकने की कोशिश में लगे हुए थे कि कहीं से आंटी की झलक दिख जाए और हमें उनसे बात न करनी पड़े। मगर हमारी कोशिशें बिल्कुल बेकार साबित हुई। एक तो वो खुद इतने लंबे चौड़े, ऊपर से दरवाजे की फ्रेम पर हाथ टिकाकर किसी दीवार की तरह खड़े थे। हमारी ऐसी घबराई हुई कोशिशें देखकर फौजी साहब ने अपनी गहरी और कड़क आवाज में हमसे सीधे तीर के समान सवाल दाग दिया, कोई काम है क्या तुमको? अचानक ही उनकी भारी आवाज सुनकर हम बुरी तरह हड़बड़ा गए। लगा जैसे किसी ने अचानक नींद से जगा दिया हो। जल्दबाजी में हमारे मुंह से जो निकला वो बस शब्दों का ढेर था। हाँ, वो बात के लिए आंटी की दिवाली करने आए हैं। ये बात हमने इतनी हड़बड़ाहट में कही थी कि हमें खुद ही नहीं पता चला कि हम बोले क्या हैं। वो क्या खाक समझते, उन्होंने अपनी भौहें से कोड़ी और एक सख्त लहजे में चौंक कर कहा, व्हाट? अब हम क्या बोलते? शर्म और उलझन के मारे हमारा चेहरा लाल पड़ गया। हमें कुछ समझ नहीं आया, तो हम बस आंखें झुकाकर धीमे से सॉरी बोले और उल्टे पांव अपने घर की तरफ मुड़ गए। क्योंकि हमारा घर उनके घर के ठीक सामने ही है, तो हम तेजी से अपने घर के अंदर चले गए। हमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मन में बस यही था कि जल्द से जल्द इस असहज स्थिति से बाहर निकले।
बहरहाल घर आकर हम काफी देर तक अकेले बैठे अपनी ही बात सोचते रहे कि आखिर हमने उस वक्त उनसे क्या कहा था, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। अंत में हार मानकर हमने सोचना छोड़ दिया। अब मन में एक नई चिंता घर करने लगी थी कि अगर हम उनसे ऐसे ही घबराते रहेंगे तो आगे काम कैसे चलेगा। पहले तो हम कभी किसी से इतना घबराए नहीं, फिर इन फौजी साहब से इतना डर क्यों रहे। शायद उनका अनुशासन, उनका सख्त मिजाज हम सबसे इतना अलग था कि हम खुद को उनके सामने छोटा महसूस कर रहे थे। हम अपने ही मन की इस उधेड़बुन में थे कि आंटी हमारे घर आ गई। शायद उन्होंने उन्हें हमारे आने और पागलों की तरह वापस भाग जाने का सारा किस्सा सुना दिया होगा। तभी तो आंटी ने अंदर आते ही हमसे सीधा सवाल दागा, सोना तुम बिना मिले और कोई काम बताए बगैर क्यों वापस आ गई। आंटी का सवाल सीधा था पर हमारे पास कोई जवाब नहीं था। अब हम उनसे क्या ही कहते, अपनी बेवकूफी कैसे बताते। तो हमने बस बात टालने के लिए कह दिया कि अचानक एक जरूरी काम याद आ गया था, इसीलिए लौट आए। तब आंटी ने मुस्कुरा कर कहा वो तो यश ने बताया कि तुम आई थी। आंटी के मुंह से उनका नाम यश सुना तो हमने मन ही मन दोहराया, अच्छा तो इनका नाम यश है। आंटी ने आगे बताना जारी रखा पर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी थी, पर उनके शब्द हमें चुभ रहे थे। उन्होंने कहा हाँ यश कह रहा था कि अजीब पागल लड़की है, बेवजह ही आई, डोरबेल बजाई और बिना कुछ काम बताए भाग भी गई। इसमें कोई डिसिप्लिन नाम की चीज है भी कि नहीं। आंटी ये सब मम्मी से हंसते हुए कह रही थी और हम सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे, पर अंदर ही अंदर हम तो आग बबूला हुए जा रहे थे। डिसिप्लिन, पागल लड़की। हमें उस वक्त उन पर इतना गुस्सा आया कि मन किया अभी जाकर उनके सामने खड़ी हो जाएं और डटकर मुकाबला करें, मगर क्या करते, गलती हमारी ही थी। जैसे तैसे हमने अपने गुस्से को अपने भीतर ही दबा लिया और चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। हमें इतना खामोश देखकर आंटी ने टोक दिया, क्या हुआ चापली, आज इतनी शांत क्यों है। हम जैसे किसी गहरी सोच से चौंक कर जागे। बड़ी मुश्किल से बस इतना ही बोल पाए, नहीं तो बस थोड़ा थक गए हैं। फिर शाम को मिलने का वादा करके हम अपने कमरे में चले गए और बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में खो गए। शाम के 6 बजे जब हमारी आंख खुली तो हम हड़बड़ा कर उठे और जल्दी जल्दी फ्रेश होकर सेक्रेटरी आंटी के पास पहुंचे। दिवाली की तैयारियों में बहुत काम था। रात के 9 बज गए सामान की लिस्ट तैयार करते करते, लिहाजा हम अपने घर की तरफ निकल पड़े। हम वापस लौट ही रहे थे कि तभी गलियारे में हमें वही खड़ूस जी दिख गए। हाँ, दोपहर की डांट के बाद हमने उनका यही नाम पक्का कर लिया था, खड़ूस, सड़ू जी। उन्हें देखते ही हमारा खून खौल उठा। उनकी वो पागल लड़की वाली बात हमारे कानों में गूंजने लगी, लेकिन अभी हमारा लड़ने का मूड नहीं था, तो हमने गनीमत इसी में समझी कि अपना रास्ता बदल लें और चुपचाप गार्डन में जाकर बैठ गए। गार्डन की ठंडी हवा में 15 से 20 मिनट बैठने के बाद जब हम वापस अपने फ्लोर पर आए और अपने घर की घंटी बजाने ही वाले थे कि आंटी की आवाज सुनाई दी, सोना इधर आ बेटा, सोना। हम पीछे पलटे और पूछा, क्या हुआ आंटी, कोई काम है क्या। उन्होंने प्यार से कहा, हाँ तू आ तो सही। हम जब उनके पास गए तो देखा वो रसोई में कुछ व्यस्त थी। हमारी जिज्ञासा फिर जाग उठी, ये क्या बना रही हैं आप। आंटी जी ने मुस्कुरा कर कहा, मिर्च का अचार बना रही हूँ बेटा, ये मेरे यश को बहुत पसंद है। हमने बस अच्छा कहा पर मन ही मन बुदबुदाए, मिर्च खाते हैं तभी तो मिर्च की तरह हर बात पर तीखा और कड़वा बोलते हैं, सड़ू कहीं के। हम सोच ही रहे थे कि आंटी ने फिर टोका, तुमने कहा था शाम को आओगी, फिर क्यों नहीं आई। हमने उन्हें अपनी मसरूफियत बताई और माफी मांगी। तभी मम्मी ने बाहर आकर आवाज दी, सोना 10 बज गए हैं, अब घर में भाभी की मदद कर लो जरा। हमने मम्मी को हाँ कहा और अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक ख्याल आया, ये जनाब यानी यश कहीं दिख नहीं रहे। इतनी रात हो गई, आखिर ये गए कहाँ। पर हमने आंटी से कुछ पूछा नहीं और चुपचाप अपने घर में कदम रख दिए। उस रात खामोशी तो थी पर मन में उन फौजी साहब को लेकर एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो चुकी थी। भाभी के उस सवाल ने जैसे हमें वर्तमान में खींच लिया। हम घर आकर कामों में तो लग गए थे पर हमारा ध्यान जाने कहाँ भटका हुआ था। रसोई में बर्तन सहेजते वक्त हाथ तो चल रहे थे पर जहन में वही गेहुआ रंग भूरी आंखों वाला सड़ू जी का चेहरा घूम रहा था। तभी भाभी की आवाज आई, सोना क्या हुआ है, कहाँ खोई हुई हो। हम अचानक भाभी का ये सवाल सुनकर चौंक उठे। खुद को संभालते हुए बोले, अब क्या मतलब है आपका, हम कहाँ खोए, कहीं तो नहीं, यही तो है। भाभी ने एक नजर भर के देखा, उनकी पारखी नजरों से कुछ भी छिपना नामुमकिन था। वे बोली, आज दोपहर से देख रही हूँ तुम्हें बिल्कुल शांत और कहीं खोई खोई सी हो, बात क्या है, कोई परेशानी है क्या। हम समझ गए कि अब भाभी से कुछ भी छुपाना बेकार है। सच तो यह है कि हम दुनिया से चाहे हर बात छुपा ले मगर अपनी भाभी से कुछ भी नहीं छुपा सकते। वो हमेशा हमारे बिना बोले ही हमारे दिल की हर बात जान लेती है। हमारे चेहरे को पढ़ने में तो जैसे उन्होंने पीएचडी कर रखी हो। जरा सा भी बदलाव दिखा नहीं कि उनकी चिंताएं शुरू हो जाती हैं। आज भी वही हुआ। हम थोड़ी देर चुप रहे तो भाभी ने फिर से कुरेदा, सोना जो भी है बोलो, शायद हम कुछ तुम्हारी मदद कर सके, बताओ। हमने उन्हें देखा तो पाया कि उनका पूरा ध्यान हमारे चेहरे के बदलते भावों पर टिका था। और अब क्या छुपाते, हमने हार मान ली और उन्हें दोपहर की वो सारी दास्तान कह सुनाई। कैसे हम उनके घर गए, कैसे उन्होंने हमें घूरा और कैसे हम आंटी की दिवाली करने जैसी अजीब सी बात कहकर भाग आए। भाभी पहले तो हमारी बातें बड़े गौर से सुनती रही। उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी पर जैसे ही हमारी बात खत्म हुई वो अचानक जोरों से हंस पड़ी। हम उन्हें देख अचंभित हो गए। कहाँ हम उन्हें अपनी इतनी बड़ी दुविधा वाली बात बता रहे थे और ये थी कि हंसे जा रही थी। अब हमें भाभी पर सच में गुस्सा आया। हमने मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुड़ते हुए कहा, इसलिए नहीं बता रहे थे आपको। भाभी हमारे पास आई और हंसते हुए बोली, मतलब कोई ऐसा तो आया जिसके सामने हमारी मैडम की बोलती बंद हुई और उन्हें डर लगने लगा। इतना कहकर वे फिर से खिलखिलाने लगी। हमें सच में खुद पर बड़ा ही गुस्सा आया कि हमने क्यों इन्हें सब कुछ बताया। इसी खीज में हम किचन से बाहर निकल आए और ऐसे ही आज की सारी घटना सोचते सोचते पूरी रात निकल गई। अगले दिन सुबह 6 बजे हमारी नींद खुली। नहा धोकर हम पढ़ाई करने बैठ गए। 10 बजे तक हमने जमकर पढ़ाई की। फिर उठकर बालों में कंघी की, चाय पी, सेक्रेटरी आंटी के पास जाने के लिए जैसे ही बाहर निकलने वाले थे तभी भाभी की आवाज आई, सुनो सोना। हमने मुड़कर कहा, जी भाभी। वे हमारे करीब आई और दबे स्वर में मजाक उड़ाते हुए बोली, सामने मत देखना, तुम्हारे यमदूत का घर है, कहीं सुबह सुबह ही तुम पर हमला न कर दे। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगी। हमने बेबसी से अपना माथा पीट लिया। क्यों बताया हमने उन्हें उनके बारे में। खैर हमने उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर डराने की कोशिश की और बाहर निकल गए। जाते जाते भाभी की बात याद आई तो हमने अनचाहे ही एक नजर सामने वाले दरवाजे पर डाल दी। दरवाजा बंद था। हमने राहत की सांस ली और खुद से बड़बड़ाने लगे, अच्छा है यमदूत जी सोए हैं, वरना आज तो हम इन्हें छोड़ते ही नहीं। अभी हमारे शब्द हवा में ही थे कि अचानक झटके से सामने वाला दरवाजा खुल गया। हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे वही दरवाजे पर बिल्कुल हमारे सामने खड़े थे। उन्हें ऐसे खुद को घूरते पाकर हम तो उसी जगह जम गए। अपनी किस्मत पर अफसोस होने लगा और भाभी की बातें याद आने लगी। एक पल को तो लगा कि क्या हमारी भाभी चेहरा पढ़ने के साथ साथ भविष्यवाणी भी करने लगी है क्या। फिर खुद ही खुद के विचारों को बेबुनियाद करार देकर उन्हें देखने लगे। यश बिना कुछ बोले अभी वही खड़े हमें देख रहे थे। हमने सोचा चुपके से यहाँ से भाग जाए मगर वो तो ठीक सामने थे। रास्ता कैसे काटते,
घबराहट में हमने तय किया कि दोबारा घर के अंदर चले जाते हैं। जब वो चले जाएंगे तब हम निकलेंगे। हम उल्टे पांव वापस घर में घुस गए और जाकर सोफे पर धप से बैठ गए। भाभी ने हमें देखा और हैरान होकर पूछने लगी, क्या हुआ, गई नहीं तुम? हमने संक्षिप्त में जवाब दिया, नहीं। क्यों? भाभी ने फिर सवाल किया। हमने फैसला कर लिया था कि अब हम इन्हें कुछ नहीं बताएंगे। सो हमने कह दिया, अभी नहीं जाना, बाद में जाएंगे। भाभी ने हमें सवालिया नजरों से देखा और पूछा, सच में? हमने कहा हाँ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस वो चुपके से बाहर की तरफ झाँक कर देखा और फिर हमें चिढ़ाते हुए बोली, वो तो बाहर नहीं है, फिर क्यों आ गई? हड़बड़ाहट में हमारे मुंह से सच निकल गया, क्या अभी तो यही थे? और हम खुद भी बाहर झाँकने लगे। हमारा बस इतना ही कहना और करना था कि भाभी इतनी जोर से हंसी कि दूसरे कमरे में बैठी मम्मी ने भी सुन लिया। मम्मी ने वहीं से आवाज लगाई, क्या हुआ तुम दोनों को? जब देखो पागलों की तरह हंसती रहती हो दोनों। मम्मी की डांट सुनकर उन्होंने अपनी हंसी को थोड़ा कंट्रोल तो किया, पर पूरी तरह बंद नहीं कर पाई। उनके सामने इस वक्त हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। अपनी इस बेइज्जती से बचने के लिए हम तुरंत अपना फोन उठाकर बाहर निकल गए और दरवाजा बंद कर लिया। तब जाकर कहीं हमारी जान में जान आई। मगर जैसे ही हम मुड़े, सामने यश को देखकर हमारे कदम वहीं जम गए। वो गया नहीं था, बल्कि अपनी चौखट पर हाथ टिकाए आंखों में वही पत्थर पल लिए सीधे ही हमको देख रहा था। उसने अपनी भारी आवाज में वो कहा जिसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी, दूसरों के घरों में झांकने का इतना ही शौक है तो बताओ, अंदर आकर देखना चाहोगे कि हम क्या कर रहे हैं? हम निशब्द खड़े थे। यश की नजरों में गुस्सा नहीं, एक गहरी नफरत तैर रही थी। आखिर वो हमसे इतना चिढ़ क्यों रहा था? यश की वो कड़वी आवाज और उनकी नजरों का वो पत्थरपन अब भी मेरे जहन में हथौड़ी की तरह बज रहा था। पर अपनी उस बेचैनी को वहीं छोड़कर हम भारी मन से फौरन सीढ़ियों से नीचे उतर गए। उस वक्त बस वहां से भाग जाना ही हमें अपनी गरिमा बचाने का इकलौता रास्ता लग रहा था। हम जैसे ही सेक्रेटरी आंटी के घर की तरफ बढ़े, वे हमें बाहर ही मिल गईं। उनके साथ हमारी सहेलियां वृंदा, देविका और अक्षिता भी थीं। दो लड़के सिद्धार्थ और नीतीश भी वहां मौजूद थे, जो अक्सर आंटी के सामाजिक कामों में हाथ बटाया करते थे। आंटी ने हमें देखते ही अपनी चिरपरिचित फुर्ती के साथ कहा, आ गई तुम भी, चलो अच्छा है, अब जल्दी से 3 टीम बनाओ और लग जाओ काम में। हम सबने उनकी बात पर सहमति जताई और 3 टोलियों में बट गए। सिद्धार्थ और देविका एक टीम बनी, मितिश और अक्षिता दूसरी, हम और वृंदा तीसरी। आंटी ने हमें हमारा काम समझाया और खुद अपने ऑफिस के लिए निकल गई। अब हमारे कंधों पर जिम्मेदारी थी कि हम एक एक करके सभी के घर जाएं और उन्हें दिवाली के उत्सव के लिए तैयार करें। हमने तय किया कि हम ए विंग, बी विंग और सी विंग में बटकर काम करेंगे। तभी सिद्धार्थ ने एक सुझाव दिया, जो जिस विंग में रहता है वो उसी विंग में जाकर बात करे तो बेहतर होगा, लोग आसानी से बात मानेंगे। उसकी बात सबको जची। सिद्धार्थ और देविका सी विंग में गए क्योंकि वे वहीं रहते थे। मितिश और अक्षिता बी विंग की ओर मुड़े। चूंकि हम और वृंदा ए विंग के निवासी थे तो हम दोनों अपनी विंग की ओर चल दिए। हमने शुरुआत ग्राउंड फ्लोर से की। सबसे पहले सावंत अंकल के घर गए, उन्हें दिवाली की सारी तैयारियों, सजावट और चंदे के विषय की जानकारी दी। उनके बाद राठी काका के घर जाकर उन्हें भी सब विस्तार से समझाया। इस तरह धीरे धीरे सबको मनाते हुए हम तीसरी मंजिल तक आराम से पहुंच गए। मगर असली चिंता तो अब शुरू होने वाली थी, जब हमें जाना था मिश्रा दादाजी के घर। मिश्रा दादाजी हमारी बिल्डिंग के सबसे कड़क और गुस्सैल बुजुर्ग थे। उनके अनुशासन के सामने कोई चूं तक नहीं करता था। वे इन सब सामूहिक आयोजनों को महज पैसों की बर्बादी समझते थे और जल्दी किसी की बात सुनते भी नहीं थे। उनके घर की बेल बजाने से पहले ही हमारी हिचकिचाहट बढ़ने लगी। हम तो फिर भी मन कड़ा करके जाने को तैयार थे, मगर वृंदा ने तो साफ हाथ खड़े कर दिए। देख, तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जा रही हूं खड़ूस दादाजी के घर। वृंदा ने लगभग फुसफुसाते हुए हमसे कहा। हम तुरंत दादाजी के पड़ोस वाले मनोहर भैया के घर की घंटी बजा दिए। हमने उसे समझाने की कोशिश की, पर वृंदा थोड़ी जिद्दी स्वभाव की है, उसने हमारी एक न सुनी। खैर, मनोहर भैया का दरवाजा खुला और रंजना भाभी बाहर आई। हमें देखकर वे मुस्कुराई और बड़े प्यार से अंदर बुलाया। अंदर साधना काकी बैठी हुई थी, जो रंजना भाभी की सास है। उन्होंने जब आने का कारण सुना तो मजाकिया अंदाज में बोली, तुम लोग बस हमेशा हमसे पैसे ही खर्च करवाओ। फिर खिलखिलाकर हंसते हुए भीतर चली गई। चंदे के पैसे हमारे हाथ में रख दिए। पैसे देते हुए वे बड़ी शरारत से बोली, सुनो, खाने का इंतजाम अच्छे से करना। दरअसल काकी को खाने पीने का बड़ा शौक है, इसीलिए वो सबसे पहले मेन्यू की ही फिक्र करती है। उन्हें प्रणाम कर हम बाहर आए और फिर से वृंदा को मनाया। हमने उसका हाथ पकड़कर दादाजी के घर की ओर खींचा तो उसने हमें लगभग झटक दिया और बेचारी सी सूरत बनाकर बोली, तू ही जा यार, मैं नहीं जा रही, वो बहुत डांटते हैं मुझे। उसकी मासूम सी शक्ल देखकर हमें तो हंसी आ गई, पर जैसे तैसे उसे समझा बुझाकर हमने मना ही लिया। मिश्रा दादाजी के घर की डोरबेल हमने बजाई। दरवाजा खुद दादाजी ने खोला। उनका सख्त चेहरा देखते ही वृंदा हमारे पीछे ऐसे छुप गई जैसे कोई बच्चा यमराज को देखकर छुप जाता हो। दादाजी ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा और भारी आवाज में पूछा, क्या हुआ सोना, कुछ काम है क्या? हमने गला साफ करने की हिम्मत जुटाई और कहा, जी दादाजी। उन्होंने हमें अंदर आने का इशारा किया और खुद आगे बढ़ गए। हमने वृंदा का हाथ मजबूती से पकड़ा और लगभग उसे खींचते हुए अंदर ले गए। सामने दादाजी खड़े थे और बगल में दादी जी बैठी थी। दादी को देखकर हमें थोड़ी हिम्मत मिली और हमने दिवाली के पूरे कार्यक्रम की बात एक ही सांस में कह डाली। दादाजी ने हमारी बात सुनी, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने शांति से पर कठोरता के साथ कहा, देखो सोना, तुम अच्छे से जानती हो कि हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये शोर शराबा, नाच गाना और सबसे जरूरी पैसों की बर्बादी, हम ये सब नहीं करते। वृंदा ने हमारे पीछे से ही अपनी आवाज बुलंद की, दादाजी, हम कोई नाच गाना या शोर नहीं करने वाले, हम तो बस थोड़ी खुशियां मना रहे हैं जिसमें हर कोई शामिल है। तो फिर आप क्यों नहीं? क्योंकि हमें ये सब पसंद नहीं है। दादाजी का जवाब संक्षिप्त और पत्थर की लकीर जैसा था। वृंदा ने हार मान ली और हमारे कान में फुसफुसाई, सोना चल यहाँ से, इनसे बात करना बेकार है। मगर हमने उसका हाथ दबाया और कहा, रुको 2 मिनट। फिर हमने सीधे दादाजी की आंखों में आंखें डालकर बड़े सलीके से कहना शुरू किया, दादाजी, हम जानते हैं कि आपको ये सब पसंद नहीं है, मगर दादाजी, जब हमारे घर परिवार में कोई पूजा या समारोह होता है तो सबसे पहले बड़ों की मौजूदगी ही मांगी जाती है, क्योंकि उनके बिना कोई काम पूरा नहीं होता। हम सभी तो एक परिवार की तरह ही है, तो इस परिवार का उत्सव अपने बड़ों के बगैर कैसे पूरा होगा? हम कोई फिजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं, हम तो बस अपनी बिल्डिंग के नए सदस्यों का स्वागत करना चाहते हैं ताकि वे हमें अपना समझ सकें। और सबसे जरूरी बात, हम हर साल की तरह अपने शहीद वीर जवानों के बलिदानों के लिए आभार व्यक्त करने वाले हैं और उनकी सलामती की दुआ भी मांगने वाले हैं। हमने अपनी बात जारी रखी। हम ये दिवाली पर इसलिए कर रहे हैं ताकि सबका खर्च दिवाली के साथ ही एडजस्ट हो जाए और किसी पर अलग से बोझ ना पड़े। अब आप ही बताइए, इसमें क्या गलत है भला? हम आप पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, पर हमारी दिल से इच्छा है कि आप और आपका पूरा परिवार, रिंकू, रजनी, भैया, भाभी सब इसमें शामिल हो। रिंकू, रजनी भी तो बच्चों के साथ खुश हो जाएंगे, भैया भाभी को भी काम से थोड़ी राहत मिलेगी, आप और दादी भी नए सदस्यों को जान पाएंगे। इतना कहकर हमने गहरी सांस ली और विनम्रता से हाथ जोड़ा। हमें बस इतना ही कहना था, बाकी दादाजी आपकी इच्छा। हमने दादा और दादी को प्रणाम किया और वृंदा को लेकर बाहर आ गए। हमें नहीं पता था कि हमारी बातों का उन पर क्या असर हुआ, पर उस वक्त उस पल हमें अपनी बात कहने पर एक सुकून जरूर मिला। हम सीढ़ियां उतर ही रहे थे कि पीछे से एक भारी आवाज ने हमें ठिठकने पर मजबूर कर दिया।
मिश्रा दादाजी के घर की सीढ़ियां उतरते ही उस भारी आवाज ने हमें ठिठकने पर मजबूर कर दिया। दिल जोरों से धड़कने लगा कि कहीं दादाजी हमारी किसी बात का बुरा तो नहीं मान गए। मगर जैसे ही हम पीछे पलटे देखा कि दादाजी नहीं बल्कि दादी जी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा, सोना फिक्र मत कर, चंदा भी मिलेगा और हम आएंगे भी। उनकी उस एक बात ने जैसे हमारे मन का बोझ ही उतार दिया हो। हम दोनों दादाजी के घर से बाहर आ गए। तभी वृंदा को उनकी मम्मी का फोन आया और उन्होंने उसे घर बुला लिया। शायद कोई जरूरी काम था। हमने भी उसे रोका नहीं क्योंकि अब बस हमारी चौथी मंजिल ही तो बची थी और वहाँ है ही कौन, एक हमारा अपना परिवार, दूसरा सिद्धि भाभी का घर और तीसरा शर्मा आंटी मतलब वही हमारी नई आंटी का घर। थकान काफी हो गई थी, इसलिए ऊपर आते ही सबसे पहले हम अपने घर गए। थोड़ी देर आराम किया और फिर जो भी तैयारी का सामान लाना था उसकी पर्ची बनाई और सारा हिसाब किताब लगाया। पानी पीकर हम फिर से बाहर निकले और सीधे सिद्धि भाभी के पास चले गए। वहाँ जाकर हम थोड़ी देर बैठे और सारी बात उन्हें बताई तो उन्होंने कहा कि वे शाम को भैया से पूछकर बताएंगी। हमने भी ठीक है कहा और उनके घर से बाहर आ गए। अब बस हमें आखिरी घर यानी आंटी के पास जाना था। हम आगे तो बढ़े पर जैसे ही बेल बजाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया हम ठिठक गए। मन में वही कश्मकश चल रही थी, बजाए या नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद आखिर हमने बेल बजा ही दी थी और मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे कान्हा जी दरवाजा आंटी ही खोले, प्लीज दरवाजा आंटी ही खोले। मगर कहते हैं ना हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता। इस बार भी दरवाजा उन्हीं फौजी साहब ने खोला। दरवाजा खोलते ही उन्होंने सबसे पहले हमें यूं घूर घूर कर देखा जैसे हम कोई आतंकवादी हो और कोई गुनाह करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हो। मगर इस बार हमने पहले ही सोच लिया था हम इनसे नहीं डरेंगे। हमने उनकी आंखों की तरफ देखे बगैर ही उनसे सवाल किया, आंटी है क्या? उन्होंने बस एक संक्षिप्त में कहा और अंदर चले गए। हम घर के अंदर आए और सोफे पर बैठकर आंटी का इंतजार करने लगे। वैसे आज हम बिल्कुल चुपचाप बैठकर आंटी का इंतजार कर ही रहे थे, जो हमारी आदत के बिल्कुल विपरीत था। आमतौर पर हम घर में घुसते ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं और हमारी चपड़ चपड़ कभी बंद ही नहीं होती। मगर आज हम बिल्कुल शांत भाव से बैठे थे। थोड़ी देर बाद आंटी अंदर से बाहर आई और हमें देखते हुए बोली, क्यों रे चापली आज इतनी शांत सी आकर बैठी है? क्या हुआ तुझे? कोई बात है क्या? हमने हकलाते हुए कहा, नहीं बात क्या बात होगी भला? आंटी मुस्कुराई और बोली, फिर इतनी शांति से क्यों बैठी है? हमने बात संभाली, अरे नहीं वो तो हम आज सोसाइटी के काम से आपके पास आए थे। जब उन्होंने पूछा किस काम से तो हमने उन्हें सारी बात डिटेल में समझाई। आंटी को विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने उत्साह से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर शामिल होंगे। तू रुक मैं अभी आती हूँ। और वो भीतर चली गई। हम सोफे पर बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। तभी वे सड़ू महाराज बाहर आए। आते ही कड़क अंदाज में बोले, क्या बात है मुझे भी बताओ। उनकी आवाज सुनते ही हम जो बड़े मजे से सोफे पर बैठे थे झटके से उठ खड़े हुए। डर के हमारे मुंह से निकला, नहीं कुछ नहीं, हम बस जा ही रहे हैं। इतना बोलकर हम बाहर जाने को आगे बढ़ गए। मगर हम बस 2 ही कदम आगे बढ़े थे कि उन्होंने कहा, रुको। हमारे कदम थम गए। वे बिल्कुल हमारे सामने आकर खड़े हो गए। 6 फीट लंबा कद, एकदम कसी हुई फिट बॉडी, गेहुआ सा रंग और भूरी आंखें, हाथों को सीने पर फोल्ड किए हुए वे बिल्कुल हमारे सामने खड़े थे। उन्हें इतने करीब देखकर हमारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। हम बस बिना पलके झपकाए उन्हें देखे जा रहे थे। न जाने क्यों मगर आज दिल कह रहा था कि हम बस उन्हें देखते ही रहे। तभी वो एक बार फिर बोले, मैडम आप मुझे यूं ही घूरती रहेंगी या अभी जो आपने मम्मा से कहा वो सब मुझे भी बताएंगी? हम चौंक कर बोले, हम क्यों आपको देखेंगे भला? उन्होंने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या पिछले 10 मिनट से बिना पलके झपकाए आप मुझे स्कैन कर रही हो? हमें लगा जैसे हमारी चोरी पकड़ी गई हो। हम कुछ बोल ही नहीं पाए और नजरें झुकाकर खड़े हो गए। उन्होंने फिर खोलेदा, अब बुद्ध बनी क्यों खड़ी हो? बताओ क्या बात है? अब हमने भी एक ही सांस में उन्हें सारी बात बता दी और कहा कि ये हम हर साल करते हैं और अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी शामिल हो जाइएगा। उन्होंने हमारी बात बीच में ही काट दी और अगर हमारी इच्छा ना हो तो हमें गुस्सा आ गया और हमने भी झटके में कह दिया, फिर मत आइएगा, और नमस्कार करके बाहर की तरफ चलने लगे। तभी आंटी ने पीछे से टोक दिया, अरे बेटा रुक, वो तो यूं ही मजाक में बोल रहा है, तू क्यों इतना चिढ़ रही है? अब ये चंदे के पैसे ले, हम जरूर शामिल होंगे, ठीक है? मगर हमारा स्वाभिमान जाग चुका था। हमने आंटी से साफ कह दिया, आंटी हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, जिसकी खुद की इच्छा होती है वही शामिल होता है। अगर आपके घर में किसी को दिक्कत है तो जरूरी नहीं है कि आप लोग शामिल हो, हमारा काम जानकारी देना था, सो हमने दे दी। आंटी ने हमें समझाते हुए कहा कि यश की आदत हर बात को जांच परख कर फैसला लेने की है। उन्होंने हमारे हाथ में पैसे थमा दिए। हमने ठीक है कहा और बाहर निकलने लगे। जाते जाते एक बार फिर हमने उन पर नजर डाली और मन ही मन बुदबुदाए, बिल्कुल सही नाम दिया है हमने इन्हें, सड़ू महाराज। सच में सड़ू ही है। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकले यश की एक हल्की सी हंसी हमारे कानों में पड़ी। वो हंसी क्या वो हमारा मजाक उड़ा रहे थे या कुछ और? हम तेजी से सीढ़ियां उतरने लगे मगर सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचते ही हमें याद आया कि चंदे की रसीद तो हम आंटी के पास ही भूल आए हैं। सीढ़ियों के उस मोड़ पर हमारे कदम ठिठक गए थे। हाथ खाली था और जहन में बिजली की तरह कौंधा कि चंदे की रसीद तो हम आंटी के पास ही भूल आए हैं। वापस जाने का ख्याल भी किसी पहाड़ जैसा लग रहा था क्योंकि वहां उस सड़ू महाराज का सामना दोबारा करना पड़ता। हम अभी इसी उधेड़बुन में थे कि रसीद का क्या करें। तभी हमने सबसे पहले वृंदा को कॉल किया और उससे कहा हो अगर फ्री हो तो मीटिंग हॉल में जल्दी से आओ। वृंदा ने ठीक है आती हूँ कहा और फोन रख दिया। इसके बाद हमने बाकी के साथियों को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया और सबसे पूछा कि क्या सबकी बात हो गई है। सबने हाँ कहा तो हमने सबको मीटिंग हॉल में पहुंचने का निर्देश दिया और खुद भी नीचे की ओर कदम बढ़ा दिए। हम सीढ़ियों से उतर तो रहे थे पर हमारा दिमाग अभी भी उस हलचल में उलझा हुआ था जो थोड़ी देर पहले आंटी के घर में हुई थी। यश की वो गहरी आंखें और उनका वो रूखा अंदाज, हम उन्हीं के बारे में सोचते हुए नीचे जा रहे थे कि अचानक हमारा ध्यान सीढ़ियों से भटक गया। हमारा बैलेंस बिगड़ा और हम सीधे नीचे की ओर गिरने को हुए। डर के मारे हमने अपनी दोनों आंखें कसकर भींच ली। अब तो जैसे हड्डी पसली एक होनी तय है। मगर तभी हमें महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से बहुत मजबूती से हमारा हाथ पकड़ लिया हो। हमारे गिरने की रफ्तार वहीं थम गई। हमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पाया कि ये तो वही सड़ू यानी फौजी साहब थे जिनसे अभी हम बहस करके आ रहे थे। यश ने हमारा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा था कि हमें अपनी कलाई में हल्का सा दर्द महसूस होने लगा था। हमने दर्द और झिझक के मारे आंखें बंद की और उनसे कहा छोड़िए हमें। तब जाकर कहीं उन्होंने हमारी कलाई से अपनी पकड़ ढीली की। जब हमारा हाथ उनके हाथों से छूटा तब हमें थोड़ा आराम मिला। हम उन्हें धन्यवाद कहने ही वाले थे कि उससे पहले ही उन्होंने अपनी कड़क आवाज में हमसे कहा तुम क्या ऐसे गिरते पड़ते चलती हो? अगर मैं पीछे ना होता तो अब तक पांव या कमर टूट जाती तुम्हारी। उनकी बात सुनकर हमें बड़ा ताव आया। हमने मन ही मन में कहा कह तो ऐसे रहे हैं जैसे पीछे आकर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। हमने थोड़ी ना बुलाया था इन्हें। मगर हमने ये सब उनसे कहा नहीं, किसी तरह अपनी खींच दबाकर सॉरी कहा और जल्दी से आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे से फिर वही भारी आवाज आई, सुनो। हम ठिठक गए और पीछे पलट कर देखा। यश ने हमसे सीधा सवाल किया, कहाँ तक पढ़ी हो? उनके इस सवाल ने हमें बिल्कुल अचंभित कर दिया। इस समय इस माहौल में ऐसे सवाल की हमने जरा भी कल्पना नहीं की थी। हम उन्हें एक तक देखने लगे। उन्होंने हमें खुद को यूं घूरता पाकर फिर टोक दिया, तुम फिर से मुझे घूरने लगी। हम एकदम चौंक गए और जल्दी से अपनी नजरें झुका ली, इधर उधर देखने लगे पर उनसे कुछ कहा नहीं। जब हमसे कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने फिर से पूछा, जवाब नहीं दिया तुमने? तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? चलो एक बार फिर पूछ लेता हूँ, बताओ कहाँ तक पढ़ी हो तुम? इस बार उनकी आवाज हमें थोड़ी संजीदा लगी। हम तुरंत ही बोल पड़े,
जी ग्रेजुएशन पूरा हो गया है हमारा। उन्होंने कुछ देर हमें देखा और फिर एक गहरी चोट करने वाला जुमला उछाला। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके भी तुम्हें अब तक इतनी अक्ल नहीं आई कि यदि कोई तुम्हारी हेल्प करे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब हम उनकी बात का मतलब समझे कि उन्होंने हमसे हमारी पढ़ाई के बारे में क्यों पूछा था। हम बात तो समझ गए, मगर अब हमें उन पर और गुस्सा आने लगा क्योंकि हमने उन्हें सॉरी बोल दिया था, मगर नहीं, इन जनाब को तो थैंक यू सुनना था क्योंकि हमने सोचा क्या इन्होंने सिर्फ थैंक यू सुनने के लिए हमें बचाया था। उनसे और भी ज्यादा हमें खींच होने लगी। मन तो हुआ कह दे, हमने थोड़ी ना कहा था कि आप हमें बचाइए, लेकिन ना जाने क्यों उनके सामने आते ही हमारी आवाज जैसे दब जाया करती थी। आखिरकार हमने डिसाइड कर ही लिया कि इन्हें थैंक यू बोल ही देते हैं क्योंकि आखिर बचाया तो उन्होंने ही था। सो ना चाहते हुए भी हमें उन्हें थैंक यू बोलना पड़ा। हमने जल्दी से थैंक यू कहा, सोचा कि अब एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं, ना जाने दोबारा ये हमसे क्या पूछ ले। हम तेजी से नीचे उतर गए और जाते जाते बुदबुदाए, सड़ू। हम नीचे उतरकर तीसरी मंजिल पर आए तो सामने मिश्रा दादाजी मिल गए। हमने उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ने लगे। तभी दादाजी ने हमें आवाज लगाई, सोना बेटा सुनो। हम रुककर वापस उनके पास गए। जी कहिए दादाजी। दादाजी ने पूछा, कार्यक्रम की सारी तैयारी हो गई क्या? हमने बताया, हाँ दादाजी, अभी बस मीटिंग हॉल में ही जा रही थी, सामान लेने जाना है और फिर डेकोरेशन करना है। कल धनतेरस है तो सबके घर धनवंतरी पूजा होगी, समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए आज ही सारी तैयारी हो जानी चाहिए। तब दादाजी ने वो बात कही जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। और हम क्या हम सच में नहीं आ सकते इस कार्यक्रम में? उनकी बात सुन हम पहले तो चौंके, फिर खुशी से बोले, क्यों नहीं आ सकते? जरूर आ सकते हैं, बस आपको कोई दिक्कत ना हो तो। तब दादाजी का चेहरा नरम पड़ गया। वे बोले, देखो बेटा, मैं इस कार्यक्रम के खिलाफ नहीं हूँ। उस वक्त मैं मना इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं ठहरा पुराने जमाने का आदमी और ये सब नए जमाने की बातें मुझे जल्दी पसंद नहीं आती। लेकिन जो तुमने घर पर मुझसे कहा उसे सुनकर मुझे लगा कि मैं अपने पुराने विचार अपने बच्चों पर जबरदस्ती लाद कर अपने ही परिवार के साथ गलत कर रहा था। हमें वक्त के साथ चलना चाहिए। बेटा, तुमने जो बात इस छोटी सी उम्र में समझ ली वो मैं आज तक नहीं समझ पाया था। मैं अब पूरे मन से सब परिवार इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होऊंगा और मदद भी करूंगा। दादाजी की बातें सुनकर हमारा मन खुशी से भर गया। एक सुकून था कि चलिए एक पत्थर तो पिघला। हमने उन्हें धन्यवाद दिया और मुस्कुराते हुए मीटिंग हॉल की तरफ दौड़ लगा दी। हॉल पहुंचते ही हमने देखा कि सब लोग आ चुके थे और तैयारियों में गहमा गहमी शुरू हो गई थी। हमने जोश में आकर काम बांटना शुरू ही किया था कि तभी हॉल के दरवाजे पर एक भारी साया खड़ा दिखाई दिया। सबकी नजरें वहीं टिक गई और शोर एकदम शांत हो गया। यश खड़े थे, उनके हाथ में हमारी वही चंदे वाली रसीद थी जिसे हम उनके घर पर भूल आए थे। उन्होंने मेज पर रसीद पटकते हुए सबकी तरफ देखा और फिर सीधे हमारी आंखों में झांककर एक ऐसी बात कही जिससे हमारे होश उड़ गए। यश ने कहा, सोना, रसीद तो तुम भूल आई थी, पर क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम मेरे कमरे में इसके अलावा और क्या छोड़कर आई हो? हम निशब्द खड़े थे। आखिर हमने ऐसा क्या छोड़ दिया था? और यश की आंखों में वो अजीब सी चमक किस बात की थी? यश की वो भारी आवाज और उनका वो रहस्यमय सवाल, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम मेरे कमरे में इसके अलावा और क्या छोड़कर आई हो? इस सवाल ने हमें डरा दिया था, लेकिन वो सड़ू हमें बिना कुछ बताए वहां से गुस्से में निकल गया। लेकिन ये सवाल अब हमारे कानों में किसी सायरन की तरह बज रहा था। हम बिना पीछे मुड़े लगभग भागते हुए सीढ़ियों से उतरे थे। दिल में डर और दिमाग में हजारों सवाल थे, मगर मीटिंग हॉल का नजारा उन सवालों को दबा गया। वहां की स्थिति देखकर हमने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि हमारे सभी दोस्त कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे पर झपट रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हो क्या रहा है, पर उस वक्त वहां का दृश्य बिल्कुल किसी तीसरे विश्व युद्ध की भूमि जैसा प्रतीत हो रहा था। हम थोड़ी देर दरवाजे पर खड़े होकर ये तमाशा देखते रहे और झगड़े की वजह जानने की कोशिश की, मगर शोर इतना था कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। आखिरकार हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर आवाज दी, क्या हो रहा है यहाँ? हमारी आवाज गूंजते ही जैसे सब पर स्टैचू का मंत्र चल गया हो। जो जहां था जैसे था वैसे ही शांति के साथ खड़ा हो गया, मगर हमारे सवाल का जवाब किसी ने भी नहीं दिया। हमने थोड़ा गुस्सा होते हुए फिर से पूछा, हमने कुछ पूछा है आप सभी से, क्या फत आ गई है यहाँ? तभी सिद्धार्थ ने दबी आवाज में कहा, मेरी कोई गलती नहीं थी सोना, सब कुछ इस देविका ने किया है। सिद्धार्थ की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि देविका बीच में ही बोल पड़ी, अच्छा तो सारी गलती मेरी है, तुम तो बड़े शरीफ हो क्यों, है ना? सिद्धार्थ ने फिर से उसे ही कसूरवार ठहराया तो देविका की पहले ही अक्षिता बोल पड़ी, तुम दोनों की ही गलती है, किसी एक की नहीं। अक्षिता की हाँ में हाँ मिलाते हुए नीतीश बोला, हाँ हाँ सही कह रही हो अक्षिता, दोनों को ध्यान देना चाहिए था। बस फिर क्या था, सिद्धार्थ और देविका के बीच एक बार फिर घमासान शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को गलत ठहराने में लगे हुए थे। नीतीश और अक्षिता उन्हें समझाने में जुट गए। उनका ये महाभारत देखकर हमने बेबसी से वृंदा की ओर देखा जो चुपचाप खड़ी सारा माजरा देख रही थी। हमने इशारों में पूछा, आखिर हुआ क्या है, क्योंकि हमें अभी झगड़े की असली वजह समझ नहीं आई थी। वृंदा ने भी अपने कंधे उचका दिए, उसे भी कुछ पता नहीं था। हम थोड़ी देर शांत खड़े रहे, फिर एक तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ चारों के चारों। हमारी आवाज सुनकर सबके सब एकदम खामोश हो गए और सिर नीचे करके एक लाइन में खड़े हो गए। हमने उन्हें घूरते हुए कहा, आप लोग चिड़ियाघर से छूट कर आए हो क्या, जो ये जानवरों की तरह चिल्ला रहे हो, लड़ रहे हो? अरे कोई सेंस नाम की चीज है भी कि नहीं है? कोई बाहरी देखेगा तो क्या सोचेगा? अगर आंटी आ जाती तो सोचा क्या होता, सीधे घर तक शिकायत पहुंच जाती। हमने एक तीखी नजर देविका पर डाली, जिसे हम प्यार से देवी कहते हैं। देवी, तुम तो जानती हो ना अगर शिकायत घर पर गई तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारा क्या हाल करेंगी? उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें नीचे कर ली। फिर हमने सिद्धार्थ की तरफ रुक किया, और सिद्धार्थ, आपको भी समझ नहीं आता, करे शिकायत आपके घर? जब चारों बिल्कुल शांत हो गए तब हमने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ अब हमें ठंडे दिमाग से सारी बात बताओ कि आखिर हुआ क्या था। थोड़ी देर सब चुप रहे, फिर सिद्धार्थ ने बोलना शुरू किया, सॉरी यार सोना, असल में बात यह है कि हम दोनों जब लिस्ट बनाकर ला रहे थे तो रास्ते में माली अंकल पौधों में पानी डाल रहे थे। हम आपस में बातों में इतने मशगूल थे कि हमारा और अंकल का किसी का ध्यान नहीं गया। अचानक पाइप हमारी तरफ मुड़ गया और पूरी लिस्ट मेरे हाथ से छूटकर मिट्टी में गिर गई। वो भीग तो गई ही थी, ऊपर से देवी ने उसे जल्दबाजी में उठाने की कोशिश की तो वो फट भी गई। अब हमारे पास उसकी कोई दूसरी कॉपी भी नहीं है। उनकी बात सुनकर हमें सच में समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। गड़बड़ बहुत बड़ी थी, अब दोबारा लिस्ट बनाने का समय नहीं था। आंटी कभी भी आती होंगी, तभी किस्मत का खेल देखिए, आंटी सच में हॉल में दाखिल हो गई। सबके हलक में जैसे जान अटक गई। अब क्या करें, सच बताएंगे तो डांट पड़ेगी, नहीं बताएंगे तो लिस्ट कहां से देंगे? देविका और सिद्धार्थ तो ऐसे हमें देख रहे थे जैसे हम ही उनका आखिरी सहारा हो। तभी हमें एक आइडिया आया। हमने जल्दी से आंटी से कहा, आंटी वो जितने पैसे इकट्ठे हुए उनके हिसाब से हमें समझ नहीं आ रहा कि कितना सामान लाना है। अगर आप हमें खुद सामान की लिस्ट बनाकर देंगी तो आसानी होगी। हमें आज ही सामान लाना है, सो प्लीज जल्दी बनाकर दीजिए ना कोई लिस्ट। आंटी ने पहले तो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि इतनी जल्दी कैसे बनेगा, पर हमारे मनाने पर वे मान गई। फिर उन्होंने पूछा, वो सभी सदस्यों वाली लिस्ट बन गई है ना? ये सुनते ही हमारे पसीने छूट गए। हमने हिम्मत करके कहा, हाँ हाँ बन गई है, ये लीजिए एविंग की लिस्ट। हमने अपनी लिस्ट उन्हें थमा दी। जब वे नीतीश और अक्षिता वाली लिस्ट मांगने लगी थी तो हमने तुरंत कहा, आंटी आप तब तक सामान की पर्ची बनाइए, हम ये लिस्ट चेक करके शाम तक आपको प्रिंट भेज देते हैं, ठीक है?
आंटी मान गई और हमने राहत की सांसें ली। हमने तुरंत देविका और सिद्धार्थ को फिर से सबके घर जाकर नाम और चंदे की जानकारी नोट करने भेजा। इधर हम चारों बाजार के लिए तैयार होने निकल पड़े। शाम 4 बजे तक हम सारा सामान लेकर वापस आ गए और हॉल में इकट्ठा किया। देविका का फोन आया कि उनका भी काम हो गया है। हमने सबको 6 बजे मीटिंग हॉल में बुलाया। थोड़ी देर आराम करने घर चले गए। सोचा था कि अब सब कुछ ठीक ही है, पर जैसे ही हम अपने फ्लोर पर पहुंचे हमने देखा कि हमारे घर के दरवाजे पर एक लिफाफा चिपका हुआ है। हमने उसे खोला तो अंदर वही पुरानी फटी हुई लिस्ट थी जिसे सिद्धार्थ ने गिराया था, पर उस पर लाल स्याही से बड़े-बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था जिसे पढ़कर हमारी रूह कांप गई। उस फटे हुए कागज पर लाल स्याही से लिखा हुआ वो वाक्य हमारे दिमाग में किसी घाव की तरह ताजा था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी लापरवाही। सोना एक्सप्रेस की पटरी शायद ढीली है। ये तंज सीधा हमारे दिल पर लगा था। हमें पूरा यकीन था कि ये काम उस सरू महाराज यश का ही है। हम इसी कश्मकश में थे कि तभी हमें राठी काका मिल गए। उन्होंने चिंता में हमसे कहा, सोना बेटा सुनो, तुम्हारी काकी पिछले 1 घंटे से तुम्हारे घर गई है। बोलकर गई थी कि 10 मिनट में आती हूँ, पर अभी तक आई नहीं है। तुम्हें कुछ पता है क्या? हमने उन्हें सांत्वना दी। काका हम तो अभी बाहर से आए हैं, घर ही जा रहे हैं, देखते हैं अगर वहाँ होंगी तो तुरंत भेजते हैं। काका को प्रणाम कर हम ऊपर चले आए। ऊपर पहुंचते ही देखा कि मम्मी और काकी कहीं बाहर जाने की तैयारी में थी। हमने शरारत से पूछा, कहाँ चली सवारी? काकी ने हंसकर कहा, अपनी सोना के लिए दूल्हा ढूंढने जा रहे हैं। हमने भी मजाक को आगे बढ़ाया, सच में काकी? तो रुकिए, हम भी तैयार होकर आते हैं, साथ में चलेंगे देखने। लड़का पसंद आ गया तो तुरंत शादी भी कर लेंगे, ठीक रहेगा ना? हमारी बेशर्मी भरी बातें सुनकर काकी ने अपना माथा पीट लिया और मम्मी से बोली, ये लड़की ना कभी नहीं सुधरेगी। मम्मी ने हमें घर और भाभी का ख्याल रखने को कहा। जाते जाते हमें काका की बात याद आई तो हमने काकी को छेड़ते हुए कहा कि काका बहुत परेशान लग रहे थे, कहीं कोई बात तो नहीं हो गई ना? काकी घबरा गई, पर मम्मी हमारी शरारत समझ गई। काकी ने हमारा कान खींचते हुए कहा, सुधर जा वरना इसी लगन ससुराल भगा देंगे, फिर वहाँ अपनी सास से ऐसे ही मजाक करना। हमने मासूमियत का मुखौटा ओढ़ लिया, पर मम्मी ने टोक दिया, बस करो बेटा, तुम पर ये बेचारगी सूट नहीं करती है। हम और काकी एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन वो हंसी बहुत छोटी साबित होने वाली थी। मम्मी और काकी के नीचे जाते ही जैसे ही हमने घर की बेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे से एक कड़क और ठंडी आवाज आई, ओ हेलो, तुम्हें कॉमन सेंस नाम की चीज है कि नहीं? आवाज सुनकर हम चौंके और झटके से पीछे मुड़कर देखा। सामने यमदूत, हमारा मतलब यश जी खड़े थे। उनकी गहरी भूरी आंखें हमें ऐसे घूर रही थी जैसे हम कोई अपराधी हो। हमने उन्हें सवालिया नजरों से देखा, पर डर के मारे जुबान नहीं खुली। वे आगे बोले, ये बिल्डिंग का फ्लोर है या कोई जाहिलों की बस्ती जहाँ तुम मनमाना चिल्ला रही हो? तुम्हें किसी ने बिल्डिंग के रूल्स या रेगुलेशंस नहीं बताए क्या? बेमतलब चिल्ला चिल्लाकर पूरी बिल्डिंग से पर उठा रखी है। वे कुछ क्षण रुके, फिर उनके शब्दों की धार और पैनी हो गई। पढ़ी लिखी होकर भी तुम्हारी सारी हरकतें बिल्कुल जाहिलों वाली हैं। जरा भी अकल नाम की चीज नहीं है क्या? तुम्हें कोई काम नहीं होता तो सोचती हो बाकी सब भी तुम्हारी तरह बेकार है ना? उनकी बातें सुनकर हम जहाँ खड़े थे वहीं जम गए। हमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि उनसे पूछ सके कि आखिर हमारा कसूर क्या है। हमने तो बस अपनों से मजाक किया था। हम किसी गुनहगार की भांति नजरें नीचे करके खड़े रहे। वे लगातार कटाक्ष किए जा रहे थे। सुनो मैडम, तुम्हें सारा दिन कोई काम नहीं है, इधर उधर घूमते रहती हो। पंचायत की और दिन कट गया, मगर यहाँ बाकी लोगों को 1000 काम होते हैं। अपनी ये फालतू की हरकतें चुपचाप बंद कर दो, वरना मुझे सोसाइटी में शिकायत करनी पड़ेगी। फिर या तो तुम यहाँ रहोगी या हम, समझी तुम? उनकी बातों का प्रहार इतना तेज था कि हमारी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। बहुत मुश्किल से हमने उन आंसुओं को पलकों की कोरों पर रोक रखा था। हम सुन्न हो गए थे, जैसे सुनाई देना बंद हो गया हो। तभी उनकी तेज आवाज हमारी तंद्रा तोड़ गई। आई समझ में बात? हम क्या बोलते, बस मन कर रहा था कि जी भर के रो लें, पर हम उनके सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहते थे। हमने बस धीरे से गर्दन हिलाई और घर की डोरबेल बजा दी। भाभी ने दरवाजा खोला तो हम बिना उनकी तरफ देखे सीधे अपने कमरे में भाग गए और दरवाजा अंदर से बंद करके वहीं सटकर जमीन पर बैठ गए। पलटकर नहीं देखा कि यश अभी भी वहाँ है या चले गए। बस कमरे की तन्हाई मिलते ही बांध टूट गया। हम तब तक रोते रहे जब तक कि थकान ने हमें पस्त न कर दिया। हम वहीं जमीन पर सो गए। जब आँख खुली तो कमरे में घना अंधेरा था और रात हो चुकी थी। शरीर भारी था और मन उससे भी ज्यादा। बाथरूम में फ्रेश होकर बाहर आए तो देखा फोन पर दोस्तों की कई मिस्ड कॉल आई हुई थी, पर हमारा मन किसी से भी बात करने को नहीं हो रहा था। मम्मी आ चुकी थी और भाभी किचन में थी। हमने चाय मांगी तो भाभी कमरे में ही ले आई। उन्होंने चिंता से पूछा, सोना क्या बात है, अब तक सोई रही तुम? हमने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं भाभी कोई बात नहीं है, बस वो थोड़ी टेंशन थी तो, और हम थक भी गए थे। भाभी ने हमें परखते हुए कहा, हाँ देखी तुम्हारी टेंशन, दरवाजे पर ही खड़े थे जब तुम आई। भाभी के मुंह से उनके बारे में सुनकर हम फिर खामोश हो गए। किसी तरह बात संभाली और उन्हें दिवाली की तैयारियों का बहाना दिया। भाभी वापस किचन में चली गई, पर हम फिर से उन्हीं कड़वे लफ्जों के समंदर में डूब गए। यश की वो नफरत भरी बातें हमें रह रहकर चुभ रही थी। आखिर क्यों उन्हें हमसे इतनी चिढ़ थी? और क्या वाकई हमारी चंचलता किसी के लिए इतनी बड़ी परेशानी बन सकती है? हम खामोश बैठे थे, तभी खिड़की से बाहर देखा, सामने वाले फ्लैट की लाइट अभी भी जल रही थी। हमें लगा शायद सब खत्म हो गया, पर तभी हमारे कमरे के दरवाजे के नीचे से किसी ने एक छोटा सा कागज अंदर खिसकाया। दरवाजे के नीचे से आए उस रहस्यमयी कागज ने हमारी रूह कपा दी। हमने कांपते हाथों से उसे उठाया, पर उसे पढ़ने की हिम्मत जुटा पाते उससे पहले ही हमारा फोन बज उठा। फोन की उस कर्कश आवाज ने हमारी तंद्रा तोड़ी और हम अतीत के उन कड़वे लफ्जों से निकलकर वर्तमान में आए। हमने भारी मन और कांपते